डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतीपगमन विश्लेषण का पार्ट 1 समझाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए सबसे पहले हम रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग समझते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन मीन्स गोइंग बैक। रिग्रेशन का मतलब होता है हमारा वापस जाना। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो वेरिएबल के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन हो। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन क्या होता है? मान लीजिए एक स्टूडेंट अगर हार्ड वर्क नहीं करता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। यहाँ पर हार्ड वर्क जो हो गया वो कॉज हो गया और फेल होना उसका इफेक्ट हो गया। तो जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन दो वेरिएबल के बीच बताया जाता है तो वहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। We name the two variable as dependent and independent variable। इन दोनों वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। यानी दो वेरिएबल होते हैं जिनके बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताया जाता है। वो कौन से वेरिएबल होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? आश्रित चर, यानी जो हमें पता करना है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? स्वतंत्र चर, जो हमें पहले से पता हो। द वेरिएबल हुज वैल्यूज इज इन्फ्लुएंस्ड, यानी वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है प्रभावित होती है या इज टू बी प्रिडिक्टेड, या जिसको पता करना है, जिसका हमें मालूम करना है, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एंड द वेरिएबल विच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यूज, और वो वैल्यू जो किसी वैल्यू को प्रभावित करती है या इज यूज्ड फॉर प्रीडिक्शन, या जिसको अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी इसमें दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो हमें पता करना हो, जिसका हमें मालूम करना हो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो हमें पहले से पता हो। Regression analysis refers to the method by which estimates are made of the value of a dependent variable from the value of an independent variable। Regression analysis जो है एक ऐसे मेथड को बताता है जिसके द्वारा हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। It is a technique of prediction It is a technique of predicting the unknown values on the basis of the average relationship। यानी ये एक अननोन वैल्यू का अनुमान लगाने वाली एक टेक्निक है। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, यानी एवरेज रिलेशनशिप के आधार पर ये अननोन वैल्यू को अनुमानित करने की एक तकनीक कहलाती है। क्या? रिग्रेशन एनालिसिस। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस का जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये आया कि इसमें हमें दो वेरिएबल दिए होंगे। एक होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो हमें पता करना हो, जो हमें मालूम नहीं हो, अननोन हो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो हमें पहले से पता हो। यानी जो हमें पहले से पता है उसके आधार पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पता करना होता है। रिग्रेशन एनालिसिस में हम यही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसके मेथड देखते हैं कितने होते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिग्रेशन लाइंस। इसमें एक होता है हमारा ग्राफिक मेथड, दूसरा होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। जो एल्जेब्रिक मेथड होता है वो थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन, यानी रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसी के ज़रिए हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पता करते हैं। तो आइए इसके रूल्स और इसके फार्मूले देखते हैं।
देखिए सबसे पहला मेथड है एलजेब्रिक मेथड। इसको हम थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है ये मैं बता दूं आपको। रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू ही हम जो अननोन वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है हमारी व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर नोन। जब हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये मालूम हो, ये पता हो, तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें x की वैल्यू पता करना है y के थ्रू तो हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी x की वैल्यू हमें y के थ्रू पता करना है। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, x माइनस एक्स बार का मतलब x जो पहली सीरीज़ होगी x उसका मीन इज़ इक्वल टू r, यानी r का मतलब होता है यहाँ पर कोरिलेशन, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, यानी दो सीरीज़ होती हैं हमें x और y, यानी x सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन और y सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट y माइनस वाई बार, यानी y तो एक वैल्यू हो गई जो भी दी होगी क्वेश्चन में, और y बार हो गया हमारा जो y सीरीज़ होगी उसका मीन। ऐसे ही x एक वैल्यू हो गई जो क्वेश्चन में दी होगी, और x बार क्या हो गया जो हमारी x सीरीज़ होगी उसका मीन। इसी तरह से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब ये रिग्रेशन जो इक्वेशन है y की x पर है, यानी अगर हमें y की वैल्यू पता करना है x के थ्रू तो हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई बार, y हो गई कोई वैल्यू जो हमें y सीरीज़ की कोई एक वैल्यू दी होगी, और y बार हो गया y का मीन, यानी y सीरीज़ का मीन इज़ इक्वल टू r हमारा हो गया x और y सीरीज़ का कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन y और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, यानी ये y सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और ये x सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। x कोई नंबर हो गया हमारा x सीरीज़ का, और x बार हो गया हमारा x सीरीज़ का मीन। तो देखिए यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन में अगर हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन पता हो गई उसके ज़रिए हम दूसरी भी पता कर सकते हैं। इसको मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक को हम रट कर दूसरी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर x माइनस एक्स बार आया, यहाँ y माइनस वाई बार आया है, दूसरी वाले में इस चीज़ को यहाँ पहुँचा दिया, इस चीज़ को यहाँ पहुँचा दिया। r हमारा सेम रहा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन x है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, उसको उल्टा कर दिया क्योंकि ये y का x पर था और ये x का y पर है। जब x का y पर हो इक्वेशन तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन x लिखते हैं, जब y का x पर हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले हम y का लिखते हैं। तो देखिए जो रिग्रेशन इक्वेशन मैंने लिखी उसमें जो x है हमारा वो क्या होता है, गिवन वैल्यू ऑफ x सीरीज़। x सीरीज़ की जो भी हमें वैल्यू दी होगी वो हमारा x कहलाएगा, और x बार क्या होगा, मीन ऑफ x सीरीज़, यानी x सीरीज़ का जो मीन होगा वो हमारा x बार कहलाएगा। ऐसे ही y जो होगा हमारा गिवन वैल्यू ऑफ y सीरीज़, यानी y सीरीज़ की जो भी वैल्यू दी होगी वो हमारी खाली y कहलाएगी, और y बार क्या होगा, मीन ऑफ y सीरीज़, यानी y सीरीज़ का मीन जो होगा वो y बार कहलाएगा। r क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ बोथ x एंड y सीरीज़, यानी x और y सीरीज़ की दोनों सीरीज़ का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो हमारा स्मॉल r कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन x, इसका मतलब हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज़, ये स्टैंडर्ड डेविएशन y यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज़। अब यहाँ पर दोनों मैंने इक्वेशन आपको बता दी और उस इक्वेशन का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किसको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी कभी ये होगा कि आपको क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया हो या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए व्हेन वेरिएंस इज़ गिवन
इन द क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हो, देन टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालने के लिए वी टेक द रूट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी हम वेरिएंस का अंडर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल देंगे, जो वेरिएंस दिया होगा उसका हम अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। ऐसा कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो बल्कि उसका हमें वेरिएंस दे दिया हो। इसी तरह से कभी कभी ये भी होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर आर यानी कोरिलेशन ना दिया हो, व्हेन आर इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में हमें आर यानी कोरिलेशन ना दिया हो, बट वेरियस इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द आर अवेलेबल, यानी आर हमें नहीं दिया हो लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आर से रिलेटेड हमें दी हो, यानी कोरिलेशन से रिलेटेड दी हो, तो कोरिलेशन सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, या तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी होगी सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये हमें दिया होगा क्वेश्चन में। अगर हमें कोरिलेशन नहीं दिया है तो सिग्मा डी एक्स डी वाई ज़रूर दिया होगा, और एन तो हमें दिया ही होता है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी दिया होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी दिया होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, या ये फार्मूला हम लगा देंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, यानी ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब ये वैल्यू हमें दी हो क्वेश्चन में, और जब ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हो तो ये वाला फार्मूला हम कोरिलेशन का लगा देंगे, यानी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन का फार्मूला लगाकर कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, ये तो वो कंडीशन हो गई जब हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी हो। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अब दूसरी कंडीशन है when standard deviation, mean and coefficient of correlation are not known, जब आपको क्वेश्चन में मीन भी नहीं दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नहीं दिया हो, एंड ओनली 2 सीरीज आर गिवन, सिर्फ 2 ही सीरीज दी हों, तो उस कंडीशन में हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, उस कंडीशन में हम किस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी 2 इसमें इक्वेशन बनाते हैं, x की y पर और y की x पर। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे हम, x माइनस एक्स बार, यानी ये तो वही हो गया पुराना पिछला वाला, जब वैल्यू हमें गिवन हो, वैल्यू हमें दी होती है तो उसमें भी हम यही लिखते थे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई। ये हम किसकी जगह लिख देंगे, जो हम लिखते थे r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन y, उसकी जगह लिख देंगे बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। यानी ये 2 चीज़ें तो हम पुरानी वाली इक्वेशन में भी लिखते थे, बस ये वाला पोर्शन हमारा बदल गया, ये पोर्शन हमारा बदल गया। ये पोर्शन हमने किसकी जगह लिखा, r इंटू सिग्मा r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह हमने बी एक्स वाई लिख दिया। ये अभी कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मैं अभी आगे बताऊँगा। दूसरी इक्वेशन है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y की x पर, वही लिख दिया हमने y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। तो देखिए, ये तो पुरानी चीज़ हो गई जो पहले हमें दी थी, जब वैल्यू हमें दी होती थी तो उसमें भी हम यही लिखते थे, लेकिन ये चीज़ नई आ गई। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, बी एक्स वाई हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये सिग्मा डी एक्स डी वाई हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल बनाकर, और सिग्मा डी स्क्वायर वाई भी हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल बनाकर। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स भी ऐसे निकालेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमें ना तो मीन दिया होगा और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा और ना ही हमें कोरिलेशन दिया होगा। तो उस कंडीशन में हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखिए, पहली जो इक्वेशन थी, जब हमें वैल्यू दी हुई होती थी तो हम r इंटू सिग्मा r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y लिखते थे। जब हमें वैल्यू ये नहीं दी हो
आर भी नहीं दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी नहीं दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी नहीं दिया हो, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में बी एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी हम यही लिखते थे आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। जब हमें ये वैल्यू ना दी होगी तो हम बी वाई एक्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये क्या कहलाते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बताइए, तो अगर आपको वैल्यू गिवन हो, वैल्यू दी हो तो इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। वैल्यू नहीं दी हो तो आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लेंगे, यानी इस फार्मूले से निकाल लेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। यानी कभी भी आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, अगर वैल्यू दी हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू नहीं दी हो तो इस फार्मूले से हम इसको निकाल देंगे जो ये कैलकुलेट करके बताया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई समझने की कि अगर आपको वैल्यू दी हो, अगर आपको वैल्यू दी हो तो आप जो हैं रिग्रेशन इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे जब आपको वैल्यू दी हो, यानी आर भी दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी दिया हो, तो एक्स की वाई पर जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको वैल्यू दी हो। ऐसे ही वाई की एक्स पर भी निकाल देंगे जब वैल्यू दी हो, और जब वैल्यू आपको ना दी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई कर देंगे। यानी ये पोर्शन पूरा वही रहा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। देखिए एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार यही रहा, बस ये जो पोर्शन है इसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया, बी एक्स वाई आ गया और बी वाई एक्स आ गया। यानी ये और ये और ये पुरानी वाली इक्वेशन का रहा, बस ये चीज़ हमारी बदल गई। ये क्यों बदल गई, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी है, ना ही इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज़ का दिया है, ना ही कोरिलेशन दिया है। तो उसकी जगह हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स लिख देंगे। और बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे फार्मूले और ये सारे मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा जिसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जितने फार्मूले मैंने आपको समझाए, जितने मेथड आपको समझाएं, उसको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें, ये इसको नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल पार्ट बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।